Hello everyone. We were reading our civics chapter 2 federalism. अब तक हमने फेडरलिज्म के की फीचर्स तक रीड किया था एंड नेक्स्ट है हमारा कि बेल्जियम और श्रीलंका जो कि इंडिया में सिर्फ एक स्टेट जितने ही बड़े हैं, वहाँ पर पावर शेयरिंग में इतनी प्रॉब्लम्स आई थी। तो सोचो इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस रिलीजन हैं, वहाँ पर पावर कैसे डिसाइड की गई होगी भी, कहाँ कितनी पावर शेयरिंग होनी चाहिए, कैसे डिसीज़न लिया गया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे कि इंडिया में ऐसा क्या है कि इंडिया एक फेडरलिज्म कहलाता है, यानी कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल नेशन। क्या एक पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन के बाद, अब इतना हमने क्रांति की थी, लड़ाई की थी, तो ब्लडी यानी कि खून खराबा काफ़ी हुआ था, इतना दुखदायक पार्टीशन था कि हमसे पाकिस्तान अलग हो गया। तो ऐसे पार्टीशन के बाद इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन डेवलप हुआ। इंडिया में सारे जो प्रिंसली नेशंस थे, जितनी प्रिंसिपल स्टेट थी, सॉरी नेशन ही स्टेट थी, इकट्ठे हुए और कंट्री को का एक पार्ट बने सारे के सारे। और फिर क्या किया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर किया गया। और इसमें फेडरलिज्म वर्ड का नहीं आता। देखो क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसके बाद इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर किया गया। अब यहाँ क्या है, इसमें फेडरेशन वर्ड कहीं नहीं आ रहा, कहीं यूज़ नहीं किया गया। बट इतने इसमें इसके जितने सारे प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, वो फेडरलिज्म पर बेस्ड हैं। जितने भी इसके यूनियन स्टेट्स के प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो सारे किस पे बेस्ड हैं, फेडरलिज्म पर बेस्ड बनाए गए हैं। इंडिया में कंट्री को गवर्न करने के लिए क्या बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट। इनमें से क्या है कि पावर शेयरिंग कैसे की गई, इसके पावर शेयरिंग के हमारे इंडिया में 3 टायर सिस्टम किया गया। 3 टायर सिस्टम के अंदर क्या किया गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड हमारी बाद में पंचायत बनाई गई। तो क्या किस लिए बनाई गई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट किस लिए बनाई गई, कंट्री को गवर्न करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई गई। स्टेट को गवर्न करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई। और लास्ट में थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी ऐड किया गया था जिसे हम पंचायत के नाम से जानते हैं, जो कि विलेज लेवल पर काम करता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट किस लेवल पे काम करता है, पूरी कंट्री के लेवल पे काम करता है। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के लेवल पे काम करता है। और जो थर्ड पार्ट बनाया गया पंचायत, वो क्या है, विलेज लेवल पर काम करता है। अब हमने क्या किया, गवर्नमेंट के लेवल्स तो डिसाइड कर लिए, बट कौन सी गवर्नमेंट किन इश्यूज़ पे काम करेगी, यानी क्या क्या डिपार्टमेंट संभालेगी, किन के डिपार्टमेंट का ये डिसीज़न ले सकती है, इसको भी डिफाइन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट बनाई गई हैं। ये लिस्ट हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए जो नेशन के लिए इम्पोर्टेंस थे, नेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड थे, जैसे कि बैंकिंग, फॉरेन अफेयर, डिफेंस, करेंसी। इनके जितने सारे भी डिसीज़न हैं वो कौन लेता है, हमारा यूनियन लिस्ट लेती है। इनके सबके जितने भी डिसीज़न है, यूनियन लिस्ट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले ही इनके डिसीजन लेती है। कोई और गवर्नमेंट यानी कि स्टेट या पंचायत गवर्नमेंट जो है वो इनके इंटरफेयर नहीं करती इनके काम में। नेक्स्ट आती है हमारी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट क्या है, इसमें वो सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए जो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट थे, लाइक एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पुलिस। इसमें सारे डिसीजन को है जो है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट अकेले ले सकती है। एंड थर्ड आती है हमारी कंकर्न लिस्ट। इसमें वो सब्जेक्ट इंक्लूड थे जो कि कॉमन इंटरेस्ट के थे दोनों के, यानी कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के इंटरेस्ट के थे, वो इसमें सब्जेक्ट लिए गए, लाइक एजुकेशन, मैरिज, अडॉप्शन। ये सारे जो हैं सब्जेक्ट क्या है, कंकरेंट लिस्ट में लिए गए। इसमें डिसीजन जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ले सकती हैं। और अगर दोनों के डिसीजन में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, यानी कि दोनों के डिसीजन अलग अलग हों, मतभेद होने का ऐसा चांस आ जाए कि दोनों में मतभेद हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, तो जो फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती थी वही माना जाता था। क्यों, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरी कंट्री को संभालती है, इसलिए उसका जो डिसीज़न होता है वो
आगे अप्रूव किया जाता था, माना जाता था। और कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम पे नहीं थे, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, वो उनके बारे में डिसीज़न कौन लेता है? उनके बारे में डिसीज़न लेती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट डिसीज़न लेती है। तो इन्हीं सभी फीचर्स के कारण इंडिया को क्या है, फेडरल नेशन कहा जाता है। अब एक स्पेशल केस की बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। अकॉर्डिंग टू बुक मैं करवा रही हूँ, बुक में जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट बताया गया है, लेकिन अब जो करंट हमें बताया कि वो क्या है, यूनियन टेरिटरी है। तो बुक के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो हमारे बुक के अकॉर्डिंग आएगा। अगर आपसे पूछा जाए स्टेट के अकॉर्डिंग, तो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पूछा जाए तो जो मैं अब करवाऊंगी वैसे बताना है आपने। अगर यूनियन टेरिटरी के बेस पे पूछा जाए तो यूनियन टेरिटरी भी हम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग बताओगे आप। तो स्पेशल केस है हमारा जम्मू एंड कश्मीर की, एक अलग गवर्नमेंट है, वहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे रूल फॉलो नहीं होते हैं। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, कोई भी इंडियन जो वहाँ का रेजिडेंट नहीं है, यानी कि जो वहाँ पे इंडियन वहाँ का रेजिडेंट नहीं रहता है, वहाँ पे लैंड परचेज नहीं करता, लैंड ओन नहीं कर सकता है, ये आपको पता है। एंड कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, अब आती है यूनियन टेरिटरीज़ की बात, यानी कि जम्मू कश्मीर समझ जाए स्पेशल केस कैसे है, क्योंकि वहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे रूल्स फॉलो नहीं होते हैं। जो पर्सन वहाँ का नहीं है वो वहाँ पे लैंड परचेज नहीं कर सकता। और अब बात आती है यूनियन टेरिटरीज़ की, यानी कि कुछ ऐसे एरियाज़ थे जो कि इतने छोटे थे कि उन्हें स्टेट्स भी नहीं बना सकते थे, और पर इतने बड़े भी नहीं थे कि उन्हें किसी स्टेट के साथ मर्ज किया जा सके। तो इनको कहा गया बाद में यूनियन टेरिटरी, लाइक चंडीगढ़, दिल्ली, दादर एंड नागर, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये हमारे सारे क्या हैं, यूनियन टेरिटरी। अब टोटल 9 हैं, बुक के अकॉर्डिंग 7 बताई गई हैं आपको। और ये क्या जी, जितनी भी स्टेट है हमारी यूनियन टेरिटरी हैं, इन पर स्टेट का रूल नहीं होता। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ स्टेट पे रूल कर सकती है। ये यूनियन टेरिटरी है, ना तो स्टेट है, ना ही किसी स्टेट में मर्ज है, तो इन पे किसका रूल होता है? इन पे सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है, इन पे स्टेट या पंचायत किसी का राज नहीं चलता है। नेक्स्ट है हमारा, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस। फेडरलिज्म की सक्सेस के लिए एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो क्या है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न होना, यानी चेंजेस होना। पर ये जो सफिशेंट नहीं है, सिर्फ प्रोविजंस होना सफिशेंट नहीं है, साथ में हमें कुछ और भी चाहिए जिसके कारण फेडरलिज्म सक्सेसफुल रहता है। इंडिया में अभी तक फेडरलिज्म सक्सेसफुल है, और उसके पीछे हमारा क्या रीज़न था? वो रीज़न था कि हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का नेचर है हमारी कंट्री का। तो आगे हम पढ़ेंगे कि हमारी इंडिया की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ने ऐसे क्या चैलेंजेस फेस किए कि फेडरलिज्म अभी तक इंडिया में सक्सेसफुल है। हमारे इंडिया के अंदर जो फेडरलिज्म अभी तक चलता आ रहा है वो कंटिन्यूली सक्सेसफुल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है अभी तक। तो इंडिया की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की सबसे बड़ा चैलेंज था, सबसे पहला चैलेंज क्या था कि स्टेट्स को फॉर्म करना, स्टेट्स को बनाना। तो 1947 से लेकर आज तक इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स फॉर्म हुई, कुछ स्टेट्स मैनेज भी हुई, उनके नेम्स, एरिया, बाउंड्री चेंज होते रहे टाइम टू टाइम। एंड 1947 में स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर फॉर्म किया गया था। 47 के अंदर जब हमारा कंट्री डिवाइड हो गई थी पाकिस्तान से अलग, तो सबसे पहले क्या टफ था उनके लिए, स्टेट्स बनाना। और स्टेट्स को स्टार्टिंग में क्या था, लैंग्वेज के बेसिस पर फॉर्म किया गया था। उस समय ऐसा इसलिए किया गया था ताकि सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो थे वो एक साथ मिलकर रहे, और हर स्टेट को लैंग्वेज के बेस पर डिवाइड नहीं किया गया था। कुछ एक को किया गया था, हर किसी स्टेट को लैंग्वेज के बेस पर नहीं डिवाइड किया गया था। कुछ स्टेट को तो उनकी जियोग्राफी या फिर कल्चर के बेस पर डिवाइड किया गया था। फॉर एग्जांपल क्या है, झारखंड, उत्तराखंड। तो हमारी कंट्री के जो लीडर्स थे उनको ये डर रहता था कि इससे हमारी कंट्री क्या डिसइंटीग्रेट ना हो जाए। अभी तक के एक्सपीरियंस से हमें पता चलता है कि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट के डिवीज़न से हमारे इंडिया को कोई लॉस नहीं हुआ, बल्कि वो क्या है, और ज़्यादा एक हो गई है हमारी इंडिया, और ज़्यादा यूनाइट हो गई है। साथ साथ हमारी इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी और इजी हो गया है। लैंग्वेज के बेस पर डिवाइड करने से जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे इंडिया का वो इजी हो गया है, बल्कि इजी, ये टास्क जो है इजी हो गया है।
एंड सेकंड चैलेंज क्या आता है कि लैंग्वेज पॉलिसी, सेकंड चैलेंज हमारा लैंग्वेज पॉलिसी। इंडिया में हिंदी को क्या किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, पर नेशनल लैंग्वेज किसी को नहीं बनाया गया। तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 21 अदर लैंग्वेजेस जो हैं उनको भी रिकॉग्नाइज़ किया गया है और उनको कहा जाता है स्केड्यूल लैंग्वेज। 21 अदर लैंग्वेज हैं जिनको रिकॉग्नाइज़ किया गया है और उनको क्या कहा जाता है, स्केड्यूल लैंग्वेज कहा जाता है। इंडिया में श्रीलंका जैसा सिविल वार तो नहीं हुआ अभी तक, बट पावर इक्वली भी शेयर की गई है और हर लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज़ किया गया है। इस कारण से क्या है, हमारी कंट्री अब तक फेडरलिज्म बनी हुई है, जो इसमें कन्फ्लिक्ट नहीं आया अभी तक।